अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नादरीन, आजकल जो खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं वो ये हैं कि पहले कहा जाता था कि काजी आएगा और इंसाफ देगा। अब तासुर दिया जा रहा है कि काजी आया है तो इंसाफ का खिलवाड़ हो रहा है। काजी आया है तो बेंच फिक्स किए जा रहे हैं। काजी आया है तो वडेरे जागीरदार और माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, और अगर रुल रहा है तो कोई आम पाकिस्तान का शहरी रुल रहा है। इस सारे मौजू को लेकर आपसे कुछ तफसीलात जो है, कुछ फैक्ट्स और फाइंडिंग आपके सामने रखेंगे। दूसरा यह है कि एक शादी करने के ऊपर पहली बीवी ने शोहर को 9 साल के लिए जेल भिजवा दिया है। किस तरह भिजवाया है इस हैरान कौन कानून, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में पहली बार इस कानून के तहत सजा हुई है, कौन था और किस तरह सजा हुई, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। एक और जो कुछ अरसे से खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि जी तहरीक इंसाफ को मालूम नहीं कि इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इजाज़त मिली तो बल्ले का निशान उनके पास होगा या नहीं होगा। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चूंकि पाकिस्तान में जिस तरह देखा जा रहा है कि लाकानूनियत की जो है वो आला मिसालें कायम की जा रही हैं, बड़े बड़े माफियाज जो है वो एक कैसे कह सकते हैं कि माउथ पीस बने हुए हैं। बड़े बड़े माफियाज जो है आला कह सकते हैं कि आप जो है वो आलाकार बने हुए हैं कि जहां बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जहां पर जो है वो नाइंसाफी की आला मिसालें कायम की जा रही हैं, तो वहां पर ये चीजें दिन रात सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। लोग अभी भी निजाम से तो मायूस हो चुके हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें और प्रैक्टिकली भी आप देखें कि अगर 40 साल से किसी एक जमात को मिटाने की कोशिश की, वो दोबारा से उभर कर सामने आती है। अगर किसी और जमात के ऊपर हालिया दिनों में कोई आताब है तो ऐसा लग रहा है कि वो उस ज़ेर आताब में आने के बावजूद वो दोबारा से एक्टिव होते हैं और धड़ल्ले से आते हैं। चाहे खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी इलाका जहां पर आप जो है वो पानी फेंक दें, आप रास्ते खोद दें, आप गोलियां चला दें, उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं और कॉर्नर मीटिंग करते हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। बड़े बड़े सियासी रहनुमा जेलों में हैं, मफरूर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो देख रहे हैं कि अवाम एक कॉल के ऊपर आते हैं और धड़ल्ले से कानून को बताते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हम कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। ये बातें जो है बड़ी आम सी चल रही हैं। काजी साहब के हवाले से जस्टिस इजाजुल अहसन साहब का खत जो है मंजर आम पर आया, तो उसके बाद जो बची कुछ साख थी, ऐसा लग रहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो भी दौ पे लग गई है, यानी कि उसका भी मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है। हुआ कुछ यूं कि शुरू में बेशुमार जजेस, साबिक चीफ जस्टिस ने भी और उसके बाद फिर उस बेंच में शामिल जो बेशुमार जो जजेस थे, उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, ये कानून था, उसके खिलाफ फैसला दिया था। यानी कि पहले जो बेंच बनाने का तरीकाकार था वो चीफ जस्टिस के पास था। उन्होंने जो है वो कानून पास किया, उसके बाद उस कानून को गैर कानूनी जस्टिस काजी फैज़ साहब ने करार दिया, उस ऑर्डर के ऊपर जो है हुक्मनामा जारी किया, और उसके बाद फिर यह तय हुआ कि मुशावरत के बाद ही बेंच बनाया जाएगा। जस्टिस इजाजुल अहसन साहब कहते हैं जी 7 दिसंबर को मीटिंग हुई और तय हुआ कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल चलाया जाएगा, वो ट्रायल जो है उसमें 7 जजेस होंगे, 7 रुकनी बेंच होगा, और उसके बाद फिर सीनियर तरीन जजेस उसमें शामिल होंगे। मुशावरत हुई, सब कुछ तय हो गया। उसके बाद वो कहते हैं जी मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, फोन कॉल्स करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बावजूद किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। और उसके बाद फिर मीटिंग के जो मिनट्स थे वो पब्लिक कर दिए गए, और उसके बाद फिर बताया गया कि 7 रुकनी बेंच के बजाय जो है वो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है। पहले ये भी तय पाया था कि अगर उनमें से कोई जज अगर ये केस से अपने आप को अलग कर लेता है, समाअत नहीं करता, तो उसके बाद फिर उनसे जो सीनियर जज होगा, यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर, 5वें, 6ठे या 7वें नंबर पर, वो जो है आके समाअत करेगा। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा, यानी कि बेंच फिक्स नहीं होगा, बेंच अपनी मर्जी से तश्कील नहीं दिया जाएगा। और वो लोग भी उस वक्त भी दावे करते थे, उस वक्त वो लोग भी गले फाड़ फाड़ कर जो है कानून के बावजूद, इख्तियार के बावजूद चीफ जस्टिस के ऊपर उंगलियां उठाते थे। ये चीफ जस्टिस जो अपनी मर्जी के बेंच तश्कील देते हैं, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, चीफ जस्टिस जो है अपने मर्जी के केसेस सुनते हैं। तो अब काजी फैज़ ने उन तमाम जो माजी के रिकॉर्ड थे, उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब काजी साहब ने क्या किया कि अपनी मर्जी का बेंच बनाया और उसके बाद फिर केस समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है। लेकिन उनके जो वो तमाम इरादे थे, अब उनकी जई तई फेर दी जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने। बड़ी जंग शुरू हो गई है। जो हल्की पुल्की साख बची हुई थी हमारी अदलिया की, वो अदलिया की साख भी काजी के होते हुए, जिनके हाथ में इंसाफ का तराजू है, उनके होते हुए उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। अब जिस तरह की कानून और जिस तरह की बातें हैं वो आपके सामने है। और दूसरी अगर हम बात करें खतीजा शाह के हवाले से, जुर्म किया होगा,
बिल्कुल इंतहा की होगी। सुप्रीम कोर्ट के और मुख्तलिफ अदालतों के अहकामात मौजूद हैं कि अगर एक ही नोयत के जुर्म होगा तो मुतअद्दिद उसकी FIRs नहीं होगी, लेकिन उनके खिलाफ भी इसी तरह हुआ कि बलूचिस्तान में भी FIR कट गई, लाहौर में भी FIR और मुख्तलिफ जगहों पर FIR। और हत्ता कि कुछ दिन पहले जब मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मिल गई तो हुकूमत पंजाब ने उनको उनका नाम जो है शामिल कर लिया कि उनको नज़रबंद किया जाएगा 30 रोज़ के लिए। और उसके बाद फिर आज जब पता चला लाहौर हाई कोर्ट में कि गुज़िश्ता रोज़ ही उनका नाम उस लिस्ट से निकाल दिया गया है, वो नज़रबंदी उनकी ख़त्म कर दी गई है और अब उनकी अचानक कोयटा पुलिस को उनकी गिरफ्तारी दे दी गई है, यानी कि लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बजाय अब उनको कोयटा की अदालत में पेश किया जाएगा। अब जज साहब कहते हैं जी पंजाब की इस वक्त चूंकि हदूद से वो निकल चुकी होंगी, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। यानी कि तमाम इदारे, तमाम हाई कोर्ट्स या लोअर जुडिशरी ऐसा लग रहा है कि हाथ पांव बंधे जा चुके हैं और वो अपनी मर्जी या कानून और इंसाफ के को मद्देनजर रखते हुए फैसलों के बजाय मर्जी और माने फैसले किए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। अब खुद अंदाजा लगाएं कि जिनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके दिल में कितनी नफरत पैदा हो चुकी होगी हमारे इस निज़ाम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, उसका शायद ही कोई इजाला कर सके। लेकिन मैं एक बार फिर कहूं कि अभी तक अवाम हारी नहीं है, अभी अवाम सरेंडर नहीं की, अवाम ने सरेंडर नहीं किया। अवाम के अभी भी जज्बात और उनके जो ख्यालात हैं अरूज पर हैं, वो नीचे नहीं है, वो दबने वाले नहीं है। वो सोशल मीडिया पे इजहार भी कर रहे हैं और लोकली भी जाके ग्राउंड पर भी जज्बात का इजहार करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, आए रोज ये खबरें आती हैं, आए रोज ये चीजें सामने आती हैं कि देखें जी बल्ले का निशान पता नहीं PTI को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो सकता है इंतखाबात में इजाजत ना मिले। तो उन खबरों की, उन तमाम जो एक परसेप्शन कायम की जा रही थी, उसका पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो उसकी भी कलई खोल दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि एक तो बल्ले का निशान भी होगा, दूसरा इंतखाबात भी बर वक्त होंगे। इंतखाबात से पहले जो बल्ले का निशान है उसको नहीं चढ़ाया जाएगा। अब देखना यह इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है। अब हुक्मनामे पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि एक अदालत छोड़ती है तो दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक अदालत से आता है तो फिर किसी और अदालत से कोई और हुक्मनामा आ जाता है। बहरहाल घन चक्कर निज़ाम हुआ है। अब ये निज़ाम किस तरह नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह नून लीग को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह पीपल्स पार्टी की चीखें निकलवा रहा है। अब जिस तरह रौ अनवर की अचानक एंट्री हुई, जो बगल बच्चा था, जो एक बहादुर बच्चा था, अब बहादुर बच्चे की जब जुबान खुली तो उसके बाद पता चलता है जी ठीक है, यहाँ का जो निज़ाम चल रहा है चलने दें, जो जिस तरह चल रहा है चलने दें। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो बात करने वाले लोग हैं, उनको तो जमायमा वहां से लंदन से बैठ के चला रही है, जमायमा वहां से पेमेंट कर रही है। कि आसिफ जरदारी साहब का कहना है कि जमायमा सारा सिस्टम जो है चला रही है। यहाँ के ऐसा लग रहा है कि सब लले तलेले हो गए, सब जेर जबर हो गए। अब जमायमा जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम चला रही है। नाइंसाफी की आला मिसालें कायम की जा रही हैं और इल्ज़ाम मायद हो रहा है कि जमायमा जो है सारे सिस्टम को चला रही है। अब आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन एक जो खबर मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, वो खबर ये थी कि जो क्रिश्चियन एक्ट है उसके मुताबिक, पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन एक्ट लागू है उसके मुताबिक जो है क्रिश्चियन खानदान या क्रिश्चियन लड़का बैक वक्त 2 शादियां नहीं कर सकता। कानूनी तौर पर जुर्म है और उनको मुकम्मल तौर पर पाबंद किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जो एक मसीह नौजवान को दूसरी शादी करने पर जो उनको सजा सुनाई है और अदालत ने यह सजा सुनाई है पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मसीह नौजवान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जो शिवा इलियास नामी जो शहरी है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, उसको मजबूरी तौर पर 9 साल की सजा सुनाई है और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ अदालत ने यह भी कहा है कि मुलजिम अगर जुर्माने की रकम अदा नहीं करेगा तो मजीद उसको 2 महीने की सजा भुगतना होगी। मुद्दई मुकदमा की तरफ से कहा गया था कि मुलजिम जो शिवा इलियास की 1.5 साल कबल ईस्टर नामी खातून से शादी हुई थी और मुलजिम ने शादी के बाद अपनी अहलिया ईस्टर को दुबई भेज दिया था और मुद्दई मुकदमा जब वापस आई तो पता चला कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिश्चियन एक्ट के तहत दूसरी शादी करना जो है वो खिलाफ कानून है और पाकिस्तान क्रिश्चियन एक्ट के तहत जो है दी जाने वाली सिंध में ये पहली नोयत की सजा थी। और उसके बाद फिर मुलजिम के खिलाफ इसकी पहली बीवी ईस्टर ने महमूदाबाद जो कराची का इलाका है वहां पर मुकदमा दर्ज कराया था। अब ये नौजवान जो है, आपने थंबनेल पे इसकी तस्वीर भी देखी होगी, अब ये जेल की सलाखों के पीछे चला गया है क्योंकि 3 अलग अलग किस्म की सेक्शंस है जिसमें 3 साल सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर ये 9 साल जो है जेल में गुजारेगा। तो अब देखना यह है कि मजीद क्रिश्चियन नौजवानों को किस तरह अकल आती है इस सजा के बाद और मजीद सिस्टम किस तरह आगे बढ़ेगा।
आप खुद भी बेहतर इस मामले में जानते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप राय का इजहार करेंगे तो हमें मजीद चीजें आपके सामने लाने में जो आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।